दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लॉसिको के थॉरो न्यूज़पेपर एनालिसिस में, जहां पर हम द इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू के इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स और जो न्यूज़ है उनको हम शेयर करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए हमारे 4 मेन आर्टिकल्स है। पहला जो है वो एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट है, जो नया ड्राफ्ट आया है उस पर डिस्कशन है। जो दूसरा है वो वैक्सीन है और ये वैक्सीन कैसे लोगों तक पहुंचेगा, इसके बारे में उस पर एक चर्चा की गई है। जो तीसरा आर्टिकल है वो हमारी जो विदेश नीति है, जो फॉरेन पॉलिसी है, वो कैसे अपने आप में आत्मनिर्भर हमेशा से रही है और कैसे अभी भी वो आत्मनिर्भर बनी हुई है, उस पर है। जो चौथा आर्टिकल है वो हमारी न्यायपालिका की वो कैसे कार्य कर रहा है, वो कैसे काम कर रहा है अभी के परिवेश में, उसके बारे में उसमें चर्चा की गई है। और जो पांचवा हमारा जो न्यूज एंड फ्लैश है, उसमें हम जो मुख्य न्यूज है उनके बारे में, हम जो मुख्य समाचार है जो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। ठीक है, हम आगे बढ़े उसके पहले ये लॉसिको के कुछ पैकेजेस है और कुछ कोर्सेस है, वो आप एक बार जरूर चेक कर लीजिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, तो आज का जो हमारा एमसीक्यू क्वेश्चन है वो ये है कि जो हॉर्नबिल पक्षी रहता है वो कौन से राज्य में सबसे ज्यादा पाया जाता है। ऑप्शन ए है वेस्ट बंगाल, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश और ऑप्शन डी जो है वो हिमाचल प्रदेश। तो आप ये वीडियो पॉज करके जो भी इसका आपको उत्तर लगता है वो कमेंट बॉक्स में प्लीज कमेंट करिए। हम आगे बढ़े उससे पहले हम एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो आज का जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन वो ये है कि जो हमारी विदेश नीति को हम आत्मनिर्भर कह रहे हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपने आप को दूसरे देशों जो दूसरे देश है उनसे एकदम अलग कर दे रहे हैं। ठीक है, हम कैसे अपनी स्वतंत्रता और संप्रभुता हमारे जो वैश्विक निर्णयों में बनाते हुए हम दूसरे देशों से कैसे तालमेल बना के चलते हैं, इस बारे में विस्तृत चर्चा करके आप इसका जो उत्तर है वो कमेंट बॉक्स में प्लीज कमेंट करिए। इससे क्या होगा, ये 250 शब्दों में, आप ज्यादा नहीं, आप 250 शब्दों में लिख के करिए। धीरे धीरे आपका खुद का राइटिंग स्किल्स धीरे धीरे डेवलप होते जाएगा। तो आज का जो पहला आर्टिकल है वो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट पर है। तो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, जिसको हम पर्यावरणीय प्रभाव आकलन भी कहते हैं, उसका एक ड्राफ्ट आया है इसी साल 2020 का। तो अब ये जो ड्राफ्ट है इसको काफी क्रिटिसाइज किया गया, इसकी काफी आलोचना की गई, खासकर जो पर्यावरणविद है उनके तरफ से और जो दूसरी विपक्षी पार्टियां हैं उनकी तरफ से भी। अब ये इतना जो चर्चित और इतना कहते जो कंट्रोवर्शियल है वो क्यों है? तो पहली बात तो ये है कि अगर सबसे पहले हम ये देखें कि जो ग्लोबल इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट आई है उसके अनुसार जो हमारे लॉज और उनका इम्प्लीमेंटेशन अगर सही होता तो मुझे नहीं लगता कि हम 177वें स्थान पे होते। तो हम 177th रैंक पर है आउट ऑफ 180 देश के। तो ये काफी सोचने वाली एक बात रहती है। उसके बाद में ये जो ड्राफ्ट लाया गया, इसकी एक आलोचना ये करी गई कि पब्लिक को कॉन्फिडेंस में लिए बगैर ही इसको आप लेकर आ गए और आपने बहुत कम टाइम दिया पब्लिक पार्टिसिपेशन का, पब्लिक कंसल्टेशन का और पब्लिक को अपने विचार रखने का। उसके बाद में जो एनवायरमेंटल लॉज होते हैं, ठीक है, एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हुआ था, उसमें जो एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट क्लियरेंस जो है वो अप्लाई किया गया था प्रोजेक्ट स्टार्ट होने के बाद में। अब होता यह है कि प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, आप उसमें करोड़ों से रुपए डाल देते हैं डेवलपर्स, और उसके बाद में आप पर जब एनजीटी रोक लगाती है या कोर्ट रोक लगाता है, तब आप कोर्ट में बोलते हैं कि हमारा तो अभी तक इसमें इतना पैसा रख गया, इसमें इतने स्टेक होल्डर्स है, बैंक्स के इतने पैसे इन्वेस्ट हो गए, अगर ये प्रोजेक्ट रुक गया तो सब पर बड़ा बुरा प्रभाव होगा। तो इसमें ये क्लियरली एक क्लॉज लाया गया कि जो एक्स फैक्टो अप्रूवल ले सकते हैं, मतलब प्रोजेक्ट चालू होने के बाद का अप्रूवल ले सकते हैं। मतलब ये तो सीधी बात हो गई कि ये पर्यावरण को बचाने के लिए नहीं, बल्कि ये पर्यावरण को बचाने के वजह जो आपके डेवलपर्स है, जो आपका दूसरा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, उनको आप कैसे क्लियर करें, उनका एक दूसरा रास्ता, आप जो बोलते हैं अल्टरनेटिव वे निकालने के लिए आपने ये क्लॉज डाला गया। उसके अलावा 2014 में जो टीएसआर सुब्रमण्यम कमेटी है, उन्होंने 6 इन्वायरमेंटल लॉज को रिव्यू करा। तो इनकी तो रिपोर्ट ही नहीं रिलीज करी गई, पब्लिक डोमेन में उनकी रिपोर्ट ही नहीं लाई गई, इन पे चर्चा तो दूर।
उसके बाद में 2018 का जो सीआरजेड नोटिफिकेशन है उसकी भी काफी आलोचना हुई है। और आपको पता है कि अभी पिछले साल ही केरला में कैसे केरला, कर्नाटक वगैरह में कैसे बाढ़ आई है। तो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट को बहुत बड़ा जिम्मेदार माना गया कि वहां के हमने इकोसिस्टम का ख्याल रखे बगैर हम इन प्रोजेक्ट को लेकर आ गए। उसके बाद में एक चीज जो क्लाइमेट चेंज है और जो पॉल्यूशन है, ये सिर्फ उन कोस्टल एरिया या ये सिर्फ उस जो डाइवर्स इकोसिस्टम है केवल वहां तक नहीं रुके हुए हैं। हमारे शहरों में, दिल्ली आप जानते हैं दिल्ली में कितना ज्यादा एयर पॉल्यूशन है। तो भारत में जो 12% से ज्यादा जो डेथ हो जाती है वो सिर्फ एयर पॉल्यूशन के कारण हो जाती है। फिर तो वाटर पॉल्यूशन और है, और फिर उसके बाद में और दूसरे और भी प्रकार के पॉल्यूशन है। तो इस बात पे हमको ध्यान देना चाहिए कि हम जो लॉ ला रहे हैं वो हमको इन्वायरमेंट को बचाने के लिए है। जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि आदिवासियों को और जो हमारी ट्राइबल कम्युनिटी है इसको ये बड़ी बुरी तरीके से प्रभाव उन पे डालता है। तो 2006 में जो एक फॉरेस्ट एक्ट आया गया उसमें ये बोला गया कि हाँ आदिवासियों को उनके राइट मिलेंगे। अपने आप में ये काफी अच्छा भी था, पर ये इसमें एक कहते हैं कि एक इंस्पेक्टर राज जैसी चीज लेकर आ गए। जो आदिवासियों का खुद का था उनको हक देने के बजाय इसने उनको उससे दूर लेकर गया, जंगल पे जो उनका एक अधिकार होता है। क्योंकि कहते हैं कि आदिवासियों के लिए जंगल एक भगवान की तरफ पूजनीय है। तो उसको बचाने के लिए हाँ लाए गए, लेकिन आपने कहीं ना कहीं आदिवासियों के जो अधिकार है उन पे भी आपने एक पूरा प्रभाव डाला है। और सिर्फ आदिवासी नहीं, जो हमारे काफी ग्राम सभाएं है, जो हमारे गांव है, उसकी जो जनरल पॉपुलेशन है जो कि जो फॉरेस्ट के उत्पाद है, जो जंगल के उत्पाद पे ही रहते हैं निर्भर, उन पर एक इंस्पेक्टर राज जैसे चीज आ गई। ठीक है। उसके बाद में ये है कि कहीं ना कहीं हमारी जो पब्लिक हेल्थ है उस पर भी ये प्रभाव डालने वाला है। तो बहुत सारे, जैसे अभी एयर पॉल्यूशन की बात की गई, तो एयर पॉल्यूशन का कंट्रोल तभी होगा तब आप पर्यावरण को बढ़ावा देंगे। पर इस चीज को इसमें काफी इग्नोर किया गया, काफी इस चीज का ध्यान नहीं रखा गया, इसीलिए भी ये एक आलोचना का विषय बना इस ड्राफ्ट के बारे में। अब बात ये आती है कि हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ सकते हैं। सॉल्यूशन के तरफ बढ़ने के लिए जो 3 मुख्य बिंदु है उनमें से एक पहला पॉइंट ये है कि हम इसको क्लियरेंस से कंप्लायंस की तरफ ले जाए। हमको प्रोजेक्ट क्लियर करने पर नहीं ध्यान देना है, हमको इन पर ध्यान देना है कि जो भी नियम बनाए गए उनका पालन किया जाता है कि नहीं किया जाता है। जो ग्रीन नॉर्म्स कहते हैं, जो पर्यावरण के जो नियम होते हैं बेसिक, उनको हम कितना ज्यादा फॉलो करते हैं। और अभी जब ऐसा पीरियड चल रहा है, जब लॉकडाउन का एक पीरियड में इस बिल को, इस ड्राफ्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था, तो पब्लिक पहले ही परेशान थी। तो अब इस संवेदनशील मुद्दे पर वो कैसे अपने विचार रख पाएंगे, ये भी एक सोचने वाली बात है। तो जहां इस ड्राफ्ट में इतनी खामियां हैं, तो इसको विड्रॉ कर लेना ही इस टाइम पे ठीक है, अकॉर्डिंग टू ऑथर ये कहना चाहते हैं। और उसके बाद में जब भी आप ऐसे पर्यावरण से रिलेटेड कुछ नियम लाते हैं, तो आपको जो पब्लिक पार्टिसिपेशन है, जो पब्लिक कंसल्टेशन है, वो आपको बढ़ाना चाहिए। अब इसके साथ में ही एक चीज जो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से और इवन जो हमारे मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, वो है एसडीजी। एसडीजी क्या है? ये है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जिनको हम संधारणीय विकास लक्ष्य कहते हैं। तो जो हमारा यूनाइटेड नेशंस है, जो संयुक्त राष्ट्र है, हर 15 साल के लिए कुछ गोल्स, कुछ लक्ष्य लेकर आता है कि इसको हमको फुलफिल करना है। जितनी भी सरकारें हैं जो यूनाइटेड नेशंस की मेंबर है, उनको भी इन पर ध्यान देना है। जो पर्यावरण से रिलेटेड जो हमारे गोल्स है, उसमें एक हमारा तीसरा, छठा, 15वां और 14वां जो हमारा गोल है, जो तीसरा गोल है जो हमारे स्वस्थ और स्वच्छ सेहत के बारे में बात करता है। तो इन्वायरमेंट स्वस्थ रहेगा, हमारा पर्यावरण स्वस्थ रहेगा, तो हमारी सेहत को भी सेहत के लिए भी काफी लाभकारी रहेगा। उसके साथ में जो स्वच्छ पानी है और जो स्वच्छता है, इस पर भी हमको ध्यान देना है। हमारा इंडिया में वैसे भी जो स्वच्छ भारत अभियान चालू करा गया है, वो भी इसी और ध्यान आकर्षित करता है। उसके साथ में
जो जमीन पर जो एक हमारा इकोसिस्टम बना है, जो हमारा बायोडाइवर्सिटी है, हमको उनका भी ध्यान रखना है और हमको उनका भी पालन करना चाहिए। उसके साथ में जो जल के भी हमारे जो प्राणी हैं, जो हमारे ऑर्गेनिज्म है, उनको भी हमको बचाए रखना है, क्योंकि कहीं ना कहीं संतुलन बनाए रखने के लिए इन सारी चीजों की जरूरत है। अब जो दूसरा आर्टिकल है वो है वैक्सीन और वैक्सीनेशन पर। तो आप सभी को पता है, अभी रशिया की तरफ अभी रशिया ने अनाउंस करा है, व्लादिमीर पुतिन ने ये अनाउंस करा है कि हाँ, हमारी वैक्सीन आने वाली है और काफी हमारे ट्रायल हो गए हैं, सिर्फ एक लास्ट फेज, एक औपचारिकता तक रह गया है, बाकी हमारी वैक्सीन तैयार है। अब आगे देखेंगे कि ये वैक्सीन कितनी लाभकारी हो सकती है, पर उसके साथ में एक जो महत्वपूर्ण चीज वो ये है कि इसकी पहुंच लोगों तक कैसी होगी। वैक्सीन तो आप बना लेंगे, पर बात यहाँ पर ये आती है कि आप इसको कितने रचनात्मक तरीके से लोगों तक पहुंचाएंगे। ठीक है, क्योंकि अभी जितने भी अनुसंधान हो रहे हैं, वो बड़े बड़े जितने भी रिसर्च हो रहे हैं, वो बड़े बड़े देशों में हो रहे हैं। ठीक है, तो वहां पर ये हो जाता है कि जो हमारी गरीब देश है, जो हमारे डेवलपिंग देश है, उन तक ये कैसे पहुंचेगा। अब यहाँ पर ये है कि जो इसके ट्रायल्स हो रहे हैं, उसमें हमारे दो इंस्टीट्यूशंस काफी अच्छा कर रहे हैं, देखते हैं हमारे देश में भी कितने जल्दी से ये आता है। तो अभी यहाँ पर एक वैक्सीन नेशनलिज्म जैसी चीज आई है। तो बात ये कि वैक्सीन नेशनलिज्म क्या है। तो जिसको कहते हैं कि जो समृद्ध देश है, जहां पर निरीक्षण होता है, जैसे अभी रशिया में चल रहा है, एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में चल रहा है, कुछ यूएस में चल रहा है, जो बोल रहे काफी पास में हम आ गए हैं रिजल्ट शो करने के लिए। तो ये सिर्फ जो बड़ी देश है उनसे वही इसका हाईजेक करके नहीं रह जाए। ठीक है, वही इन पे अपना अधिकार जमा के नहीं रह जाए, जहाँ क्योंकि जैसे भारत जैसे देश हो गए, इवन अफ्रीका जैसी जो हमारी गरीब देश है, ठीक है, उनका भी हमको ध्यान रखना चाहिए, और ये सिर्फ कुछ कुछ देशों के हाथों तक सीमित नहीं रहने चाहिए। तो इसका पहुंच लोगों तक कैसी होनी चाहिए, इसका एक ध्यान रखना चाहिए हमें, हम लोगों ने। ठीक है, गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी के साथ में आना पड़ेगा कि अगर ये पॉलिसी आती है तो हमको क्या स्टेप बाय स्टेप चीजें लेनी होंगी। ठीक है, जिससे हमारा टाइम भी बचेगा, और जो एक कोविड से एक जो रिस्क डेवलप हो चुकी है, उसको भी हम और कैसे कम कर पाएंगे। अदरवाइज वैक्सीन आके अगर हम प्रॉपर, हमारे पास में सिस्टम नहीं डेवलप रहा, तो इसका भी वैसी ही हालत होगी जैसे एकदम से कोविड आ गया और हमारा पब्लिक हेल्थ सिस्टम तैयार नहीं था, और आपने देखा कि ये स्टार्टिंग में कितना भयावह रूप हमको इसको देखने को मिला। तो जरूरी है कि अभी से हम स्क्रीनिंग और रजिस्ट्रेशन पे ध्यान देने लग जाए। ठीक है, जो पेशेंट को ऑलरेडी कोविड हो चुका है, ठीक है, हम उनका रजिस्ट्रेशन करें, उनकी स्क्रीनिंग करें, तो उनको तो वैक्सीन की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज उनका जो एंटीबायोटिक्स उनकी बॉडी में ऑलरेडी डेवलप हो चुके हैं। तो हमको पहले उनका रिकॉर्ड बनाना पड़ेगा कि हाँ, कि ये लोगों को इनकी जरूरत नहीं। उसके बाद में कि हमारे समाज की क्या जरूरत है। अब जो लोग जो एसेंशियल सर्विसेज में है, ठीक है, उनको सबसे पहले इसको देने की जरूरत है। जैसे हमारे फ्रंट लाइन वॉरियर हो गए, हमारे डॉक्टर, नर्सेस, सैनिटेशन वर्कर हो गए, ठीक है, उन तक ये कैसे हम पहुंचाए जा सकते हैं। उसके बाद में वैक्सीनेशन के अपॉइंटमेंट, अभी से हमको सारी लिस्ट वगैरह और कैंप्स हम कैसे कर सकते हैं, इसका हमको अभी से प्लानिंग करना स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अभी हमारी जो विदेश नीति है, ठीक है, अभी 2020 का जो हमारा इंडिपेंडेंस डे बनने वाला है, उसका थीम है सेल्फ रिलायंस। तो ये हम सेल्फ रिलायंस को जब देखते हैं, तो ये सिर्फ हमारी अर्थव्यवस्था तक ही सीमित नहीं है, ये हमारी जो विदेश नीति है उस तक, उसको कैसे हम आत्मनिर्भर है हमारी विदेश नीति में, फॉरेन पॉलिसी में। ठीक है, ये आर्टिकल उसके बारे में बात करता है। तो अगर हम देखें तो हम एक डेवलपिंग नेशन होते हुए भी हमने हमेशा से, हमारी आजादी के टाइम से हमने हमारी एक स्वतंत्र हमारी विदेश नीति रही है। हम किसी देश के तरफ कभी झुके नहीं है। ठीक है, फिर वो यूएसएसआर और यूएस का जो बाइपोलर वर्ल्ड था, जिसमें आधे देश यूएस की तरफ, आधे देश यूएसएसआर की तरफ थे 1991 तक, जब तक रशिया का विघटन नहीं हुआ था। तो हम उस टाइम पे एक
हमारा ऐसा किसी के पर्टिकुलर तरफ हमारा हम टिल्टेड नहीं थे, किसी की तरफ हमारा झुकाव नहीं था। उसके बाद में जो एक मोनोपोलर वर्ल्ड हुआ 2008 तक, जिसमें यूएस सबसे पावरफुल कंट्री था, उसमें भी हम यूएस की तरफ इतने झुके नहीं रहे। उसके बाद में जो अभी एक 2008 के बाद में एक एरा आया है, दो बड़ी इकोनॉमिक पावर जो है यूएस और चाइना, उसमें भी हम किसी भी एक देश की तरफ झुके हुए नहीं है। हमने हमारे जो डिसीजन है वो हमने स्वतंत्र रूप से बनाए रखे हैं। और ये काफी हमारी एक विदेश नीति की खूबी है कि वो भले ही 1962 का इंडो चाइना वॉर हो, जिसमें हमने भले ही हम यूएस की तरफ नहीं झुके थे, लेकिन हमने कितने बखूबी रूप से हमने यूएस से मदद मांगी, ठीक है, जिससे हमको चाइना को लड़ने में हमको मदद मिली। उसके बाद में फिर वो 1971 का इंडो पाक वॉर हो, जिसमें जो रशिया के साथ में हमारी पीस ट्रीटी हुई थी, तो उस वक्त रशिया ने एक बड़े अच्छे दोस्त होने का फर्ज निभाया, जिसके कारण हम उस युद्ध में काफी अच्छे से उसको जीत सके। उसके बाद में जो 1919 का कारगिल वॉर है, उसमें भी यूएस से दोस्ती होने के कारण हमको पाकिस्तान को पीछे धकेलने में और वो युद्ध में जीतने में काफी मदद मिली, जिसमें यूएस ने डायरेक्टली इंटरफेयर करा, ठीक है, और पाकिस्तान का इसमें उन्होंने क्रिटिसाइज करा। पर इन सबके रहते हुए भी हमने हमारी ऑटोनॉमी बनाए रखी, हमने हमारी संप्रभुता, हमारी स्वतंत्रता और जो इंटीग्रिटी कहते हैं उनको हमने बनाए रखी, और यही हमारी आत्मनिर्भरता है। तो हमने बराबर रूप से यूएस की भी मदद ली है, रशिया की भी मदद ली है, और हमारी जो डिप्लोमेसी रही है, ठीक है, वो काफी एक डाइवर्स रही है। तो हम कभी भी एक देश पर निर्भर नहीं रहे, और ये बहुत जरूरी चीज है। अगर आप एक देश पे निर्भर रह जाते हो तो उसका विकास, वो कैसे चल रहा है, उसकी अगर वो गलत कर रहा है तो फिर आपको उसके गलत में आपका उसका भाग आगे बढ़ना पड़ेगा। अभी अगर हम यूएसएसआर की तरफ पूरा टिल्टर रहते तो उसका विघटन हुआ जब 91 में, तो उस टाइम पे हम हेल्पलेस रह जाते, लेकिन हमने हमारी जो एक सूझबूझ भरी हमारी विदेश नीति थी, उसने हमारी काफी मदद की इसमें, ठीक है। इसके साथ में जो हमने एक हमेशा हमारा एक ऑटोनॉमी बनाए रखा। तो अब जो अगला आर्टिकल है वो है हमारा संविधान और जो हमारे न्यायालय है उनके बारे में। तो हमारी न्याय पालिका के बारे में ये डिस्कस करता है। तो अब बात ये आ रही कि न्यायपालिका से विश्वास उठते जा रहा है, इसमें राइटर ये कहते हैं। तो अभी जो यूएपीए जो एक्ट लाया गया, ठीक है, तो कोर्ट ने मना कर दिया कि वो इस एक्ट को स्ट्राइक डाउन करेगा या उसको कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड बोलेगा। इसमें एक महत्वपूर्ण बदलाव ये हुआ कि जहां पर आप एक संस्था को कहते थे कि ये आतंकवादी संगठन है, आप एक इंडिविजुअल को ऐसा आतंकवादी आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो ऐसा कानून कहाँ तक सही है, और गवर्नमेंट कहीं ना कहीं तो इसका मिसयूज कर सकती है। तो यहाँ पर कोर्ट राइटर ये कहते हैं कि कोर्ट ने उस तरीके से इसको एड्रेस नहीं करा। उसके बाद में जो इलेक्शन फंडिंग और जो सीए का जो बड़ा मुद्दा रहा हमारे देश में पिछले कुछ महीनों में, इसमें भी जितने तेजी से और जितनी प्रायोरिटी से इस मुद्दे को उठाना चाहिए था, कोर्ट ने उस मुद्दे को नहीं उठाया। और ये अभी वो जो हम कहते हैं हमेशा से ठंडे बस्ते में डाल दिया, और काफी स्लो नीति रही है कि ठीक है, देखते एग्जीक्यूटिव क्या निर्णय रहता है, हमारा कार्यपालिका क्या निर्णय रहता है। पर यहाँ पर जरूरी थी कि ये ऐसे बड़े मुद्दों में जहां पर न्यायपालिका का एक बड़ा इंटरफेरेंस जरूरी होता है, इसके साथ में एक निरंकुशतावाद जो होता है वो कार्यपालिका का बढ़ जाता है। अगर न्यायपालिका का उस तरीके से हस्तक्षेप नहीं रहे तो आर्टिकल इसे और भी हमारा ध्यान बढ़ाते हैं। उसके साथ में एक चीज ये देखी गई रिसेंट में कि जो न्यायपालिका के जो मुख्य न्यायाधीश है, वो वहां से रिटायरमेंट होने के बाद में, सेवानिवृत्त होने के बाद में, वो अपना एक एग्जीक्यूटिव पोस्ट ले रहे हैं। तो ये कहाँ तक ठीक है? आप न्यायपालिका में आप एक सबसे ऊंची पोस्ट पे जाने के बाद में, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनने के बाद में या न्यायाधीश बनने के बाद में एक एग्जीक्यूटिव पोस्ट लेना कहाँ तक ठीक है? इसके बारे में आपको पता है कि जजेस ने सवाल भी उठाए हैं, खुद न्यायपालिका से भी सवाल उठे हैं। तो
एक इस चीज का ध्यान रहना चाहिए कि जो एक न्यायपालिका की स्वतंत्रता है वो हमेशा से बनाए रखने की जरूरत है। और हमने देखा कि इमरजेंसी के टाइम पे और उसके बाद में जो कोर्ट्स का रोल रहा, वो हमारी जो लोकतंत्र है उसको डेवलप करने में काफी मदद मिली उसमें, और इसलिए हमारा लोकतंत्र जो है वो विश्व में इसका नाम रहता है कि हाँ, भारत जैसा लोकतंत्र, और ये असली लोकतंत्र है कि हमको देखना चाहिए जहाँ पे न्यायपालिका और कार्यपालिका का दोनों का बैलेंस होता है, और न्यायपालिका जब निरंकुशतावाद की तरफ पहुंचती है तो कैसे कार्यपालिका जब निरंकुशतावाद तक पहुंचती है तो कैसे न्यायपालिका उससे एक चेक्स एंड बैलेंसेस बनाए रखते हैं। तो जो मुख्य न्यूज है उसमें से एक ये है कि जो कमला हैरिस है, जो हमारे भारतीय मूल की है, उनको जो डेमोक्रेटिक पार्टी है उन्होंने हम ना वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए उनको नामांकित किया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये बड़ा दिलचस्प इलेक्शन होने वाला है, और ये हमारी ये पहली महिला है जिन भारतीय मूल की, या हम जिनको यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में ऐसा वाइस प्रेसिडेंट का उनको टिकट मिला है। इससे पहले वो डिस्ट्रिक्ट उनने सर्व किया है एज ए डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी सैन फ्रांसिस्को में, कैलिफोर्निया में। तो ये जो मानव अधिकार के मुद्दों पर ये काफी हमेशा से प्रबल रही है। तो देखते हैं अभी जो यूएस इलेक्शंस होने वाले हैं उसमें डोनाल्ड ट्रंप, जो कि हमेशा से एक नेशनलिज्म को कहते हैं कि लेट मेक अमेरिका ग्रेट वंस अगेन, और जो बाहर से लोग आ रहे हैं, जो इमाइग्रेशन हो रहा है, ये हमारे देश को उनके देश को खराब कर रहा है। तो यहाँ पर एक दिलचस्प होगा कि एक भारतीय मूल की एक इमिग्रेंट जो कैंडिडेट को खड़ा करा है, तो कैसे बिल्कुल अपोजिट विचारधारा से आती हुई जो डोनाल्ड ट्रंप है रिपब्लिकन के अपोजिट, तो ये काफी एक इंटरेस्टिंग इलेक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, अभी जो दूसरी न्यूज है वो ये है कि जो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक और इंडस्ट्रियल रिसर्च है, उन्होंने कोविड-19 का टेस्टिंग को और बढ़ाने का और एक्यूरेट करने का फैसला लिया है, जिसके लिए वो जीनोम स्टडी करेंगे। एक काफी इंटरेस्टिंग टर्म है जीनोम। जीनोम क्या होता है कि जो डीएनए होता है, डीएनए की संरचना कैसी होती है उसके बारे में वो बताता है। तो हम और एक्यूरेटली टेस्ट कर पाएंगे इस बारे में कि ये जो है कोविड, ये वायरस कौन सा है, कोविड वायरस है कि नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं एरर का कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी होती है। तो उसको कम करने के लिए CSIR ने ये कदम उठाया है। उसके बाद में जो हमारा आज का क्वेश्चन था MCQ का हॉर्नबिल से रिलेटेड, तो एक स्टडी हुई है नेशनल सेंटर ऑफ बायोलॉजिकल साइंस ने से करा है कि जो हॉर्नबिल की प्रजाति है वो डेंजर में आती जा रही है। जैसे जैसे डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, जो हमारे जंगल कट रहे हैं, उसके कारण इनकी संख्या पर भी काफी प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, तो जो हमारे आज के MCQ का आंसर है वो है अरुणाचल प्रदेश। तो स्टे ट्यून्ड विद लॉ सीखो, और आप अपने क्वेश्चंस का आंसर अपने जो कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस का आंसर दिए। एक लाइन छूट गई है, वो जरूर इंक्लूड कर ले कि जो पक्के टाइगर रिजर्व है अरुणाचल का, काफी फेमस टाइगर रिजर्व है, और ये हॉर्नबिल पाई जाती है जो पप्पुम रिजर्व फॉरेस्ट में ये पाई जाती है। तो ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो जाता है, तो इस और जरूर आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर लिसनिंग।